हेलो एवरीवन। 22 जनवरी को जो जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आए हैं हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे केमिस्ट्री का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है क्या वो इजी है या मॉडरेट है या फिर बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर बना दिया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ध्यान देना है कि लो स्पिन बोल रहा है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स formed by ions Mn3 plus, Cr3 plus, iron 3 plus and cobalt 3 plus. Follow the order. देखो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपने को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसका ए ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और पेयरिंग कराएगा। तो Mn3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आता है आर्गन 3d4। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हो जाएगा d ऑर्बिटल का और T2g Eg सेट में टूट जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है d में और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है मीन्स पेयरिंग करा देना है, समझ गए, एक्स्ट्रा पेयर बना देना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने का क्या तरीका है, पहले एक एक भर दिए और चौथे इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दिए, तभी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। अगर हम लोग क्रोमियम लेते Cr3 प्लस, तो देखो क्रोमियम के लिए लो स्पिन हाई स्पिन तो वैसे डिफाइन है नहीं, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए क्या करेंगे कि इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3। अच्छा इसमें पेयरिंग मत करा देना क्योंकि एक्स्ट्रा पेयर अभी नहीं बनेगा, समझे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, इसमें हमेशा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिखेंगे। तो इसके लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, क्रोमियम 3 प्लस के लिए 3, आयरन 3 प्लस के लिए, आयरन 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d5। अब देखो 3d5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो पेयरिंग कराना पड़ेगा 3 के बाद। देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं करेगा, पेयर हो जाएगा और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो गया। तो टोटल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला इसमें। ऐसे ही कोबाल्ट 3 प्लस के लिए चेक करेंगे, कोबाल्ट 3 प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 3d6। अब 3d6 में देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर जाएंगे क्योंकि इनका एनर्जी सेम है, हंस रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके भरेंगे, देन पेयरिंग होगा। तो चौथा, पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन पेयर कर गया। तो इस केस में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 0। तो अपने को यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, क्रोमियम में, उससे कम मैग्नीज में आ रहा है, उससे कम आयरन में आ रहा है और सबसे कम कोबाल्ट में आ रहा है। यहाँ पे तो कोबाल्ट में 3 प्लस में तो 0 है, मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 4 एलिमेंट्स फ्रॉम सेकेंड पीरियड बोरॉन टू ऑक्सीजन कैन हैव फॉलोइंग आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वैल्यू इन किलो जूल पर मोल। अच्छा यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है बोरॉन से लेके ऑक्सीजन तक। उसके बाद बोल रहा है द वैल्यू ऑफ IE1 फॉर नाइट्रोजन इज। अब देखो अगर बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीज होता है। तो बोरॉन से ज़्यादा होगा कार्बन का और यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, एक्सेप्शन आता है ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाता है, समझे। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी अपने को देखना है तो जो भी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो देखो
इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है? 1402, मतलब 1402.3 किलो जूल पर मोल, ए वाला आंसर होगा। तो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक फॉर्म ए स्पीसीज ऑफ टाइप EH4 plus which when passed through a basic solution of K2HgI4 a नेशनल रिएजेंट से पास करा रहा है, फॉर्म ए ब्राउन पीपीटी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, जैसे ही नेशनल रिएजेंट आता है, नेशनल रिएजेंट का यूज कहाँ पे करते हैं? अमोनिया के डिटेक्शन में। तो तुरंत पता चल गया EH4 जो है वो अमोनियम आयन है। समझे? इस टाइप का स्पीसीज बनाता है अमोनिया, और अमोनिया को नेशनल रिएजेंट से पास करते हैं तो ब्राउन पीपीटी बनाता है, HgO HgNH2I का। तो यहाँ पे बोला सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन यहाँ पे लिखा है करेक्ट ऑप्शन में, ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने को। इसमें बोल रहा है द एलिमेंट ई हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल टू 5। अच्छा, नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोवैलेंसी 5 हो गया मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन इसको रखने पड़ेंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑर्बिटल चाहिए, और इसके पास 5 ऑर्बिटल होते नहीं है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल होता है। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें है ऑप्शन में, ब्राउन पीपीटी फॉर्म इज HgO HgNH2I, तो ये करेक्ट है। थर्ड बोल रहा है एलिमेंट ई हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप, ये तो गलत बोल रहा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो निगेटिव होता है, सबसे कम। और ऑप्शन फोर में बोल रहा है EH3 इज ए फॉस्फीन, तो ये फॉस्फीन तो नहीं है, जो EH3 है वो अमोनिया है। तो इसका ऑप्शन टू करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे AgNH3 का होल ट्वाइस यहाँ पे प्लस, तो ये तो टॉलेंस रिएजेंट होता है, तो यहाँ पे ए का मैचिंग होगा कॉल लिस्ट टू में थर्ड के साथ। और बी में लिखा है जिंक अमलगम HCl, ये तो क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज होता है, इसका मैचिंग हो जाएगा टू के साथ। NH2NH2KOH वोल्फ किस्नर रिडक्शन फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। और Cu2+ बेसिक मीडियम में, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखेंगे तो किस ऑप्शन के साथ मैच करेगा? ए का थर्ड, ए का थर्ड, सिर्फ देखो एक ही ऑप्शन में लिखा है ए का थर्ड। तो अगर किसी को अगर थोड़ा भी आइडिया होगा टॉलेंस रिएजेंट का, तो ए का थर्ड, उसके बाद कहीं कंफ्यूजन हो ही नहीं रहा है, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट वन दिया है एन एलिमेंट एक्स ऑफ पी ब्लॉक फॉर्म ए हाइड्राइड HX विच हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे HX का बॉन्ड लेंथ बोल रहा है सबसे लॉन्गेस्ट है। तो उसके बाद देखो, इसमें बोल रहा है देन एलिमेंट एक्स विल हैव शॉर्टेस्ट कोवेलेंट रेडियस। अच्छा, जब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट लॉन्गेस्ट बना रहा है, तो इसका वेव जो कोवेलेंट रेडियस है वो शॉर्टेस्ट कैसे हो जाएगा? ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, मीन्स स्टेटमेंट वन जो है वो रॉन्ग हो गया। और स्टेटमेंट टू में बोल रहा है एन एलिमेंट ई ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड EH3 that has least boiling point, the maximum covalency of E is 4। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रुप 15 है, मतलब नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा है, और इसमें लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? EH3 फॉस्फीन का। और फॉस्फीन का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 होता है क्या? जैसे मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे
तो अगर फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तो नहीं होती है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मीन्स स्टेटमेंट 2 भी क्या है, इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहाँ पे ए अपने को इनकरेक्ट बताना था क्या, नहीं, तो बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है two elements of P block can form following hydride XF3 and YF3. XF3 can act as Lewis acid। ये देखो लुइस एसिड की तरह ये एक्ट करने वाला है XF3। तो लुइस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट है कि होना चाहिए। एंड YF3 जो है इसको बोल रहा है लुइस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके पास लोन पेयर होने चाहिए, लोन पेयर होने चाहिए YF3 के पास। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ X एंड Y इन XF3 एंड YF3 इज, देखो अगर XF3 की बात करें तो ये बोरॉन फैमिली का कोई एलिमेंट होगा। बोरॉन फैमिली का कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, BF3, बी BF3 के बाद AlF3, ये तो आयनिक हो जाता है। तो BF3 बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, मतलब BF3 अगर हम लेते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और जो सेकेंड YF3 की बात कर रहा है तो YF3 नाइट्रोजन फैमिली में से हो सकता है, कोई भी NF3 हो सकता है, PF3 हो सकता है। लेकिन ये तो PF3 तो लोन पे डोनेट बहुत कम ही करता है, लुइस बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाता है इसका। तो अगर NF3 लेते हैं तो NF3 में देखो NF3 लो या PF3 लो, कोई भी लो, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो X में है हाइब्रिडाइजेशन वो है sp2 और Y का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है एन एलिमेंट M does not evolve H2 gas on treatment with dilute HCl। अच्छा, डाइल्यूट HCl के साथ HCl गैस इवॉल्व नहीं करता है, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो M होगा हाइड्रोजन से नीचे होगा, लो रिएक्टिविटी रखता होगा। उसके बाद बोल रहा है MSO4 का एक मोल ले लो ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ KCN फॉर्म ए कंपाउंड P। अच्छा, जो MSO4 है, जो मेटल का सल्फेट है, KCN के साथ ट्रीटमेंट अगर उसका कराएंगे तो P फॉर्म करता है। अब देखो यहाँ पे KCN के साथ अगर लो रिएक्टिव मेटल कॉपर है, कॉपर 2+, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर 2+, और KCN के साथ उसका रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि अगर KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे पहले तो बनता है CuCN4 2- और ये अनस्टेबल होता है, तुरंत यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है और कॉपर रिड्यूस हो जाता है +1 में, फिर बनता है CuCN4 3- और यहाँ से साइनोजन गैस निकलता है CN का होल ट्वाइस। अब यहाँ से देखो ये CuCN का होल फोर्थ स्टेबल है। अब यहाँ से अगर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, पर स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग कैडमियम लेते हैं Cd2+, तो कैडमियम का साइनाइड जो बनता है यहाँ पे कैडमियम साइनाइड ऐसे CuCN होल 4 यहाँ पे 2-, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है और
कैडमियम सल्फाइड का LOPPT देता है। लेकिन यहाँ पे सिंस बोल रखा है कि जो मेटल है H2 गैस इवॉल्व नहीं करता है डाइल्यूट HCl के साथ। अगर हम लोग कैडमियम लेते हैं, कैडमियम तो ये तो H2 गैस इवॉल्व करा सकता था, तो कैडमियम तो वैसे ही चला गया। और एक कैडमियम हाँ, उसी से इसको कैंसिल कर दिए क्योंकि H2 गैस रिलीज नहीं करा पा रहा है। और यहाँ पे जो कॉपर 2+ है, इसमें देखेंगे तो मेटल अपना कॉपर है, हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है और इसका रिएक्शन ऐसे होता है। तो देखो बोल रहा है द अमाउंट ऑफ Ms formed in mole when H2S gas is passed through compound P। तो अब ये जो कंपाउंड P बना, इससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करने पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो कितना मेटल सल्फाइड बनेगा? कुछ नहीं, एक भी मोल नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिया है। बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैविंग फॉर्मल चार्ज ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, HNO3 का जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको एक बार रीड्रॉ करो। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कि नहीं? HNO3 का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें कन्वर्ट हो गया कोवैलेंट बॉन्ड में। अब देखो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो इंडिविजुअल एटम पे जो एक्चुअल चार्ज है उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो इसको बोल रहा है 1, और यहाँ पे फर्स्ट पे चार्ज कितना दिख रहा है? -1। और इसको बोल रहा है सेकेंड, इस पे चार्ज कितना दिख रहा है? फॉर्मल चार्ज 0। ये थर्ड है, थर्ड वाले एटम पे फॉर्मल चार्ज 0 है, और इसको फोर्थ बोल रहा है जो नाइट्रोजन पे चार्ज है, तो फोर्थ वाले एटम पे चार्ज आ रहा है +1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? -1 फर्स्ट पे, सेकंड पे सेकंड पे है 0, थर्ड पे भी है 0, और फोर्थ पे है +2, मीन्स ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिया है आयोडाइड, फ्लोराइड, इथॉक्साइड और फिनॉक्साइड। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ दिस रिएक्शन फॉर गिवन न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया था CH3Br, इस टाइप का। ये अपना रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट के लिए अपने को बताना है कंसीडर रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो आयोडाइड आयन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करने के लिए यहाँ पे CH3Br पे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी I- का तो सबसे ज़्यादा होगा, साइज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली पोलराइज हो जाएंगे, इजीली दूसरे को डोनेट कर सकता है। उसके बाद देखो F- है, ऑक्साइड है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फिनाइल रिंग के साथ कनेक्ट है, तो साइज ऑलमोस्ट इनका सेम है। तो अब देखेंगे चार्ज डेंसिटी, जिसका चार्ज डेंसिटी देखो यहाँ पे देखो अलग अलग एटम है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर लेंगे इनमें। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो साइज जब ऑलमोस्ट बराबर है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड रखने की ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, मतलब F- जो है फ्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही होगा दोनों में,
फिर देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन किस केस में ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो जो फिनॉक्साइड है, फिनाइल रिंग के साथ जो कनेक्ट है ऑक्सीजन, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल है एज कंपेयर टू इथॉक्साइड। तो इथॉक्साइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी C2H5O- का थोड़ा ज़्यादा होगा, और फिनॉक्साइड जो है PHO- इसका थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कंपेयर रेट ऑफ SN1। SN1 का रेट कंपेयर करना है, और PQRS यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे तो ब्रिज, अगर SN1 हम चेक करते हैं तो Br- के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें भी यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें Br निकल जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें ब्रोमाइड आयन निकलेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। तो अपने को रेट अगर कंपेयर करना है तो SN1 रिएक्शन में जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ज़्यादा रेट होता है। तो देखो, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन R वाले केस में बनेगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है तीन तीन फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। उसके बाद देखो, इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा S वाला कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे दो दो फिनाइल रिंग है और एक मिथाइल का हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, ऊपर से इंडक्टिव भी लगेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन R है, उससे कम S है। अब P और Q में देखो, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन आ रहा है, और ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन तब तक नहीं बनता है जब तक कम से कम 8 कार्बन न हो जाए रिंग में। ब्रैड्स रूल याद करो। तो यहाँ पे देखो, P वाले में तो कार्बन है 8, P वाले में 8 कार्बन है, लेकिन Q वाले में देखेंगे 7 कार्बन ही है। तो 7 कार्बन जब तक है तब तक ब्रिज एड कार्बन पे कार्बोकेटाइन नहीं बनाते हैं, क्योंकि जैसे कार्बोकेटाइन बनाएंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और sp2 होगा तो ये जो ऊपर की ओर निकला हुआ है ये CH2, वो नीचे की ओर जाएगा थोड़ा सा प्लेनर होने के लिए, और रिंग रैप्चर हो जाता है, टूट जाता है। तो Q वाला जो है, इसमें तो कार्बोकेटाइन रेयरली बनेगा, बनेगा ही नहीं। लेकिन P में तो थोड़ा सा बन सकता है, क्योंकि 8 कार्बन है, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो P और Q में कंपेयर करेंगे तो P वाला कार्बोकेटाइन थोड़ा अच्छा बनेगा एज कंपेयर टू Q। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर सबसे ज़्यादा R में, फिर S में, फिर P में, एंड देन Q में। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट दिया है, फिनॉल का रिएक्शन करा रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे दो टाइप का प्रोडक्ट बनता है, ये तो बहुत एनसीईआरटी का एग्जांपल है सीधे। यहाँ पे देखो OH, और यहाँ पे CHO, ऑर्थो डेरिवेटिव बन गया एक, एक पैरा पे CHO लग जाएगा, OH और CHO। अच्छा, मेजर कौन होगा? ये मेजर होगा ऑर्थो वाला। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पे H बॉन्डिंग होगा इसमें, समझ गए? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा। और ये जो कंपाउंड बना है पैरा डेरिवेटिव, इसमें इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगा। और फर्स्ट वाला जो मेजर है इसमें तो मोलिक्यूल के अंदर ही बनेगा, इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्ड। तो अब आगे देखो क्या बोल रहा है। मेजर प्रोडक्ट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इज पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। अच्छा, स्टीम डिस्टिलेशन से कर तो सकते हैं, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रहा है, स्टीम के साथ वोलेटाइल है, स्टीम
वोलेटाइल, लेकिन यहाँ पे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इसमें हो रहा है पैरा सब्स्टिट्यूटेड में, ये स्टीम वोलेटाइल नहीं है, समझ गए। इसमें स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होगा एक मोलिक्यूल का दूसरे मोलिक्यूल के साथ, तो इसका स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो गया, मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है साइक्लोएल्कीन एक्स रिएक्ट विथ ब्रोमीन, ड्यूरिंग रिएक्शन 1 mole of cycloalkene consumes 1 mole of Br2, then form a product Y. The product Y has carbon Br ratio 3:1. The percentage of bromine in product Y is। तो यहाँ पे देखो, 1 मोल साइक्लोएल्कीन 1 मोल Br2 कंज्यूम करता है, मीन्स साइक्लोएल्कीन में जो डबल बॉन्ड होगा वो एक ही होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो 1 मोल Br2 कंज्यूम कर सकता है। अब देखो, ब्रोमीन एटम और कार्बन एटम का जो रेशियो है वो 3:1 है, 3:1। और अपने को पता है कंपाउंड जो बना है उसमें ब्रोमीन के 2 एटम होंगे, तो कार्बन के 6 एटम मस्ट है कि होने चाहिए, तभी तो 3:1 का रेशियो मेंटेन होगा। अब कार्बन के 6 एटम है, अब देखो कंडीशन क्या क्या अप्लाई करना पड़ेगा। एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड भी है, तो इस कंपाउंड का देखेंगे तो डी है 2। अब डी2 है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H10 इस कंपाउंड का। अब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C6H10Br2। अब अपने को इस प्रोडक्ट जो बना इसको Y बोल दिए, अब इसमें ब्रोमीन का परसेंटेज बताना है, परसेंटेज ऑफ Br। तो ब्रोमीन के 2 एटम है, तो ब्रोमीन का वेट डिवाइडेड बाई कार्बन 6 एटम है तो 72 ग्राम हो जाएगा, एक मोल में अगर बात करेंगे। हाइड्रोजन का 10 ग्राम हो जाएगा, और Br2 के लिए अगेन 2 इंटू 80, तो यहाँ पे आएगा 160 डिवाइडेड बाई 242 ऐड करेंगे तो, और परसेंटेज में बताना है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 66.11%, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट बिटवीन log pressure of CO2 versus log x CO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, गिवन PCO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और XCO2 है या काई CO2 बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे ग्राफ दिया है, तो ये तो हेनरी लॉ ही पूछ लिया यहाँ पे डायरेक्ट, समझो तो प्रेशर ऑफ, अगर CO2 देखेंगे पार्शियल प्रेशर, तो ये होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो उसका वैल्यू होता है हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डेड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दोनों लॉग लेंगे और अपना आंसर आ जाने वाला है। लॉग प्रेशर ऑफ CO2 हो गया लॉग ऑफ हेनरी कांस्टेंट प्लस लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अच्छा इसको y एक्सिस पे लिया है, इसे x एक्सिस पे लिया है, और ये तो c हो गया। तो यहाँ पे देखो स्लोप ग्राफ का 1 है, मतलब, और यहाँ c से इंटरसेप्ट क्या है, लॉग के h, तो ऐसा ग्राफ सिर्फ 4 में दिख रहा है। एक किस टाइप का ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c, और m का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 45 डिग्री के एंगल पे स्लोप है यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऑप्शन 4 बनेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द रिएक्शन
A2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2A गैस। और यहाँ पे देखो A2 और A गैस का स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन दे दिया है, और आगे बोल रहा है एट 300 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर degree of dissociation of A2 gas at equilibrium is x into 10 to the power minus 2. Find x। तो यहाँ पे प्रेशर जो है कांस्टेंट रखा है, P टोटल जो है वो फिक्स है 1 atm, और अल्फा पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले देखो, अल्फा रिलेट होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, और गैस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp लिख सकते हैं। अब देखो डेल्टा जी और केपी में रिलेशन अपने को पता है कि देखो लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी हो जाता है 0, ये डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, और एल एन क्यू को लिख सकते हैं के पी। अब यहाँ से डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो आ गया आर टी एल एन के पी। अब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे। और रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट का गिव्स एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का गिव्स एनर्जी। प्रोडक्ट में ए गैस, तो ए गैस का गिव्स एनर्जी फॉर्मेशन का गिव्स एनर्जी दिया है ए वाला वैल्यू, तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स, देखो ए गैस का 2 मोल बन रहा है तो 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस 50.8625 माइनस रिएक्टेंट A2 का गिव्स एनर्जी दिया है माइनस 100 किलो जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.527, ये देखो मल्टीप्लाई सही हो रहा है ना, पॉइंट यहाँ पे 101, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस 100, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा माइनस 1.725 किलो जूल पर मोल। तो इस डेल्टा जी नॉट को यहाँ पे रखेंगे माइनस 1 पॉइंट, अच्छा ये तो माइनस रहेगा, माइनस 1.725 इज इक्वल टू माइनस आर का वैल्यू दिया है 8.3। अच्छा इधर हमने किलो जूल में लिखा है तो इधर भी इसको किलो जूल में लिखना पड़ेगा, 10⁻³ से डिवाइड कर दो, इनटू टेम्परेचर दिया है 300 एल एन के पी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.693 एल एन के पी, और इसको लिख सकते हैं 0.693 को एल एन टू। तो यहाँ से सिंपली के पी का वैल्यू दिया है 2, क्वेश्चन में घुमा फिरा के के पी का वैल्यू 2 देना चाह रहा था। अब देखो जैसे के पी पता चल गया 2, हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T इक्वल टू 0 पे मान लो इसका ए मोल रहा होगा, अभी ये टूटा नहीं, तो A2 गैस का ए मोल, ए गैस का 0 मोल। अब कुछ टाइम के बाद मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम पे ए में से ए अल्फा टूट गया, तो ए गैस का बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए अल्फा। तो यहाँ पे देखो अगर अपने को देखो केपी लिखना है तो पार्शियल प्रेशर चाहिए A2 गैस ए गैस का, तो अगर ए गैस का पार्शियल प्रेशर लिखोगे तो ए गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं, मोल ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मोल ऑफ ए 2A अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मोल में इसको प्लस इसको ऐड कर लेंगे, तो टोटल मोल आ जाएगा ए प्लस ए अल्फा इंटू पी टोटल। तो देखो यहाँ से पी टोटल का वैल्यू तो 1 atm है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ से आ गया 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ हम लोग A2 लिख सकते हैं, तो A2 का मोल फ्रैक्शन, तो A2 का मोल A माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मोल, और टोटल मोल है A प्लस ए अल्फा इंटू पी टोटल। तो
A2 का जो पार्शियल प्रेशर आया 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, और P टोटल को 1 atm रख देंगे, तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A2। अब देखो A2 और A का पार्शियल प्रेशर आ गया, अब सिंपली अपने को Kp लिख देना है। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो A का पार्शियल प्रेशर रखो 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A2, और A2 का पार्शियल प्रेशर है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक 1 प्लस अल्फा से ये वाला कटेगा, ए टर्म, तो ऊपर दिखेगा अपने को 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इसका वैल्यू दे रखा है 2। तो इसको सॉल्व करने से देखो यहाँ पे आएगा 2, अच्छा 2 दे रखा है तो 2 से ये 4 कटेगा, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा आ गया 1/√3। अभी पीछा नहीं छोड़ा है, देखो 1/√3 का, ये √3 का वैल्यू रखो 1.732, और स्टूडेंट्स को जनरली याद रहता है इसका वैल्यू आएगा 0.577, आगे भी कुछ आएगा। तो देखो अल्फा का वैल्यू इतना आया, तो अब इसको क्वेश्चन में 10⁻⁻² के टर्म में लिखा है, तो इसको लिखेंगे 57.7 इंटू 10⁻⁻²। तो ये वाला वैल्यू जो था इसको कैलकुलेट करना था एक्स का वैल्यू। तो काफी अच्छा क्वेश्चन रहा ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि एज फॉर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ वेरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर होगा, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट चेंज करने से के एच का वैल्यू चेंज नहीं होता है, समझे। वो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर कि सोल्यूट पोलर है नॉन पोलर है, सोल्यूट का वेट ज़्यादा है मोलर मास कम है या ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करता है। जो स्टेटमेंट 2 दिया है, बोल रहा है के एच फॉर सोल्यूशन हैविंग सेम गैस सोल्यूट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोलवेंट। ये तो गलत हो गया, नेचर ऑफ सोलवेंट पे तो डिपेंड ही करेगा, नेचर ऑफ सोलवेंट और सोल्यूट पे डिपेंड करता है केएस का वैल्यू। तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो अपना ऑप्शन जो बनेगा वो सेकंड बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिख रखा है, क्या दिया है इसमें पढ़ते हैं एक बार। बोल रहा है 3 एक्सपेरिमेंट्स आर रनिंग इन सेपरेट वेसल। यहाँ पे 3 अलग अलग वेसल लिया और तीनों में एक्सपेरिमेंट करा रहा है, देखते हैं। फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं सब। बोल रहा है एक्सपेरिमेंट 1 जो है 100 ml 10 मोलर, इसमें जो कुछ रखा है 100 ml है और 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ए वाले में। बी में जो है 200 ml लिया है, अमाउंट बढ़ा दिया है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 10 मोलर ही है। और सी में जो है 100 ml 100 ml 10 मोलर का जो अपना रिएक्टेंट होगा उसको लिया है, और फिर इसमें पानी ऐड कर दे रहा है 100 ml। अच्छा 100 ml पानी ऐड करने से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 10 हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ये, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन द एबव एक्सपेरिमेंट। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है तो अपने को पता है रेट जो होता है के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 आता है। तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा या जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसका रेट ज़्यादा होगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन अगर दो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन सेम, तो रेट सेम हो जाएगा। कुल मिला के रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। तो ए और बी में देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी बराबर होगा, और सी वाले में कॉन्सेंट्रेशन कम आ गया तो सी का रेट कम आ जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
तो ये रहा अपना जेई में जो 22 जनवरी को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका डिस्कशन। तो पेपर तो मॉडरेट ही है या टफ भी कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन अच्छे खासे थे इसमें। चलो, थैंक यू।